दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप लोग घर में सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी जिस तरह से कोविड स्प्रेड हो रहा है, घर में ही रहना ज़रूरी है और अगर घर से बाहर जाना पड़े तो मास्क लगा के निकलिए और ट्राई कीजिए जितना हो सके लोगों से दूर रहें। तो चलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग आज एक और पोएम पढ़ेंगे, द सी एंड द स्काई लार्क। ये जी.एम. हॉपकिंस ने लिखी है पोएम और ये भी राजस्थान यूनिवर्सिटी की सिलेबस में है एक्चुअली, ये बीए पार्ट थर्ड में। तो चलिए हम पहले थोड़ा सा जी.एम. हॉपकिंस के बारे में जान लेते हैं। बाकी फॉर्मेलिटीज तो ठीक है कि बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुई, वो तो आप वैसे ही देख लेना फैक्ट्स। बाकी जी.एम. हॉपकिंस के बारे में अगर हम कुछ समझें तो हम ये देखेंगे कि वो एक मॉडर्न पोइट थे। एक तरह से होने को तो वो विक्टोरियन एरा के पोइट हैं। तो जी.एम. हॉपकिंस एक आप कह सकते हैं मॉडर्न पोइट थे। वैसे तो विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते हैं, परंतु उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो मॉडर्न राइटिंग स्टाइल ही थी। कैसे? देखिए, उनकी जो दो तरह से देख सकते हैं, एक तो कंटेंट वाइज और एक देख सकते हैं उनकी राइटिंग स्टाइल जो वो फॉलो करते थे। कंटेंट में देखा जाए तो वो अक्सर रिलेशन द गॉड मतलब रिलेशन ऑफ गॉड विद मैन, और कह सकते हैं कि हाउ किस तरह से जो मॉडर्न सोसाइटी है वो डिग्रेड हो गई है टाइम के साथ में। उनकी जो कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड जो मॉडर्निटी, जिस मॉडर्निटी के नाम पे हम लोग बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे जिस मॉडर्निटी को हम फॉलो कर रहे हैं, वो मॉडर्निटी किस तरह से फेक है, नेचर किस तरह से एक तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है मॉडर्निटी के नाम पे, और किस तरह से एट द एंड इंसान को अपना खुद का पतन देखना होगा। एंड वही जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्टेज है ना लाइफ, मतलब वर्ल्ड की स्टार्टिंग में जो संसार होगा, जो नेचुरल एनवायरनमेंट था वही वापस से रिवाइव हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब जो मॉडर्न राइटर्स थे वो किस चीज़ पे फोकस करते थे, वो डिसइल्यूजनमेंट वाली कंडीशन थी उनकी, कि उनको ये महसूस होता था कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना वो ज़िंदगी कितनी सही है। उनको लाइफ की जो है ना वाइबिलिटी थी ना वो ही नहीं नज़र नहीं आती थी एक तरह से। उनको जो मॉडर्न वेज थे ना वो फेक लगते थे। स्पेशली उनको जैसे पहले तो वॉर्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, युद्ध लड़े जाएंगे कंट्रीज के बीच में, दूसरी कंट्री को जीत लिया जाएगा, जमीन जीत ली जाएगी। परंतु मॉडर्न राइटर्स को एक बात पता चली कि जब रियल में वॉर्स होते हैं तो और जब नुकसान होता है ना तो वो हमारी एक्चुअली इमेजिनेशन से परे है। तो ऐसी चीजें जिनको हम एक तरह से कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे मेडिवल टाइम से, जिनको हम एक तरह से हीरोइज्म का पार्ट मान रहे थे, नेशन को डेवलप करना, वॉर लड़ना, या फिर इस तरह वो सब चीज़ एक्चुअली मॉडर्न पोइट्स नकारते हैं उस चीज़ को। उनको रियलिटी पता है लाइफ की, कि लाइफ में मतलब हम जो लाइफ जी रहे हैं वो कितनी फेक लाइफ जीते हैं हम। तो जी.एम. हॉपकिंस भी कुछ इस तरह की टॉपिक्स पे लिखा करते थे। और इनका जो स्टाइल था एक्चुअली आपने देखा होगा, इनकी स्टाइल को एक टर्म दी गई है, स्प्रंग रिदम। एक्चुअली ये अपनी पोइट्री में अक्सर ऐसे-ऐसे टर्म्स इस्तेमाल करते थे, मतलब बहुत ही नए-नए टर्म्स इस्तेमाल करते थे। अलग-अलग सोर्सेज़ से उठा के ले आते थे। कभी कोई प्राचीन ज़माने की कोई टर्म जो अब इस्तेमाल में नहीं होती है, आर्केइक सोर्स बोल सकते हैं हम उसको, वहाँ से इस्तेमाल कर लेते थे अपनी पोइट्री में। कई बार क्या होता था कि कोई आम बोलचाल वाली भाषा, जल्दी कोलोक्वियल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं आप, जो मतलब नॉर्मली इनफॉर्मल वे में हम टॉकिंग में इस्तेमाल करते हैं, वैसी पोएम में डाल दी उठा के कोई टर्म। ऐसी टर्म्स यूज करने से उनको एक्चुअली क्या होता था कि, और कोई पर्टिकुलर वैसा इस्तेमाल नहीं करते थे कि कोई मेट्रिकल फीट वगैरह इस्तेमाल करते हो कोई पर्टिकुलर। उनका बस ये होता था कि अपने वे में वो खुद ही एक रिदम क्रिएट करते थे, अपने जिस तरह से वो वर्ड्स का चुनाव करते थे ना, खुद के वर्ड से वो एक नई रिदम क्रिएट करते थे पोएट्री में। और इसलिए वो स्प्रंग रिदम भी है। स्प्रंग रिदम इसलिए भी है क्योंकि अक्सर उनकी पोएट्री में एलिट्रेशन, रिदम और कह सकते हैं आप मीटर, इन तीनों का एक इस तरह का तालमेल होता है कि ऐसा लगता है जैसे जंप कर रहा है। मतलब जब हम पोइट्री को रिसाइट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक जगह से दूसरे कूद कूद के जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग मेनली अपनी पोएम पे आते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि इस पोएम में एक्चुअली है क्या। ये द सी एंड द स्काई लार्क है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स में से है इनकी। देखिए, ऑन ईयर एंड ईयर टू नॉइज इज टू ओल्ड टू एंड। पहली लाइन में बता रहे हैं वो कि ऑन ईयर एंड ईयर मतलब दो आवाजें सुनाई दे रही है उनको, टू नॉइजेस, टू ओल्ड टू एंड, यानी कि ये दोनों आवाजें प्राचीन काल से सुनाई दे रही हैं। कहने का मतलब है इन आवाजों का अस्तित्व प्राचीन काल से है, ये आजकल की आवाजें नहीं है। इसलिए टू ओल्ड टू एंड मतलब ये इनको ऐसा नहीं कह सकते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्राचीन जमाने से चली आ रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। तो ऐसी दो आवाजें इसको सुनाई देती हैं। एक्चुअली ये एक सिटी है, रायल सिटी।
वेल्स में ही कंट्री में ही है ये रॉयल सिटी। तो वहां पर ये एक्चुअली एक समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं, हॉपकिंस समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। वहां पर इनको दो आवाज सुनाई दे रही हैं। कौन कौन सी आवाजें? देखो, एक तो है ट्रेंच, अपने राइट साइड, उनके दाहिने हाथ, यानी कि राइट साइड में ट्रेंच, द टाइड दैट रैम्स अगेंस्ट द शोर, यानी ट्रेंच यहाँ पर मतलब है समुद्र है, खाड़ी, यानी समुद्र है। उनके राइट साइड में तो समुद्र है। तो समुद्र में से कौन सी आवाज आ रही है? द टाइड, लहरों की आवाज, दैट रैम्स अगेंस्ट द शोर, जो कि टकरा रही है। रैम्स अगेंस्ट द शोर यानी कि एक किनारे के टकरा रही है वो। तो राइट साइड में तो आवाज किसी आ रही है? समुद्र की लहरों की। विद ए फ्लड और ए फॉल, कभी तो लहरें ऊपर चढ़ती हैं, फ्लड, जैसे हाई टाइड लो टाइड आती है ना, ज्वार भाटा बोलते हैं। कभी तो विद अ फ्लड और ए फॉल, कभी लहरें ऊपर चढ़ रही हैं, कभी नीचे, यानी कभी तो समुद्र का लेवल बढ़ जाता है और कभी समुद्र का लेवल गिर जाता है। लो, लल ऑफ और ऑल रोर, यानी कि जब चढ़ता है तब तो जोरदार आवाज आती है, गड़गड़ाने की आवाजें, और जब कह सकते हैं दूर चला जाता है, यानी पानी रिसीड कर जाता है, जब लो टाइड आती है तो बहुत हल्की आवाज है, लो लल ऑफ, हल्की आवाज। तो मतलब दोनों तरह की आवाजें आ रही हैं टाइड की वजह से, फ्लड और फॉल दोनों कंडीशन में, यानी जब बाढ़ आए, यानी पानी चढ़े तब और पानी गिरे तब, दोनों तरफ की दोनों आवाजें हैं। फ्रिक्वेंटिंग देयर वाइल मून शेल वियर एंड वेंड, और यानी कि एक चीज इसमें कंफ्यूज ना हो, ये दो आवाजें जो है, ये पहले हम राइट साइड में समुद्र की बात करें, जो मेन आवाज समुद्र की आ रही है, उसके अंदर आप कह सकते हैं कि फ्लड की आवाज किस तरह से, और जब लो टाइड आती है, यानी हाई टाइड और लो टाइड दोनों की डिफरेंट डिफरेंट आवाज कैसे होंगी। यानी हाई टाइड में रोर एंड लो टाइड में बहुत हल्की हल्की मंद आवाज। फिर फ्रिक्वेंटिंग देयर वाइल मून शेल वियर एंड वेंड, और ये इस तरह की टाइड्स क्यों आती हैं फ्रिक्वेंट, ये एक्चुअली अक्सर मतलब रेगुलरली आती रहती हैं एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। किसके बेस पे आती हैं ये? ये आती है मून की चाल पे, यानी मून किस तरह से अपनी शेप बदलता है। आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि मून के मूवमेंट पर एक तरह से क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती है, तो उस हिसाब से ये टाइड्स आती हैं कि मून मतलब फुल मून डे पे ज्यादा ग्रेविटेशनल पावर लगती है, तो उस दिन क्या होता है कि हाई टाइड आने का ज्यादा चांस होता है। तो इस तरह से ये है, फुल मून का डे होता है ना, उस दिन टाइड्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती हैं। तो ये इस तरह से है कि मून के मूवमेंट पर मून की शेप्स जो चेंज होती हैं दिन प्रतिदिन, तो उनके उनके हिसाब से टाइड्स आती हैं। लेफ्ट हैंड ऑफ लैंड, आई हियर द लार्क असेंड। अब देखिए वो बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड, राइट साइड में तो समुद्र की आवाज है, और लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में है लार्क असेंड, उन्हें एक पक्षी है, स्काई लार्क, लार्क, लार्क की आवाज सुनाई दे रही है, वो उड़ता हुआ ऊपर जा रहा है। आई हियर द लार्क असेंड, ऊपर चढ़ रहा है, उड़ता हुआ ऊपर चढ़ रहा है। तो उल्टे हाथ, यानी बाई तरफ क्या सुनाई दे रहा है? ऑफ लैंड, जमीन से ऊंचाई पे, जमीन से ऊंचाई पे कोई पक्षी है लार्क, वो ऊपर चढ़ रहा है, यानी ऊपर उड़ रहा है। हिज रैश फ्रेश रिवाइंडेड न्यू स्किन्ड स्कोर, तो हिज रैश फ्रेश, तो उसकी जो स्पीड, इतनी स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है वो, रिवाइंडेड न्यू स्किन्ड स्कोर। इसकी देखो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन कह सकते हैं आप, इसका इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा, वो सब आपको अलग अलग लोग मिलेंगे जिसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से करेंगे। इसका कुछ इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है कि स्किन्ड क्या होता है? जब कोई धागा बनाया जाता है, या फिर आप ऊन ले लो, भेड़ से ऊन निकाला, फिर उसके बाद में ऊन बनाया, मतलब रेसा बनाया ऊन का, तो उसे स्किन बोलते हैं जब वो गट्ठर में लपेट दिया जाता है। स्कोर म्यूजिकल नोट को बोलते हैं, यानी कि संगीत का कोई धुन, कोई नोट, तान। हिज रैश फ्रेश रिवाइंडेड न्यू स्किन्ड स्कोर, यानी कि जो उसकी स्पीड है, जिस हिसाब से वो उड़ रहा है, उसको कंपेयर किससे किया जाता है? वो एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। और ये म्यूजिकल इफेक्ट किस तरह से फ्रेश है? ये फ्रेश है जैसे कि एक नया नया ऊन बनाया हुआ, या कोई धागा या रेशा बनाते हैं ना, जो नया नया अपने गट्ठर में से उसको निकालते हैं, एकदम ताजा ताजा बाहर निकलता है, वैसा रेशा जैसे वो फ्रेश होता है एकदम। जैसे आपने कोई ऊन, नया नया ऊन काता है, मतलब उसको उसको लपेटा है, उसके बाद में जब खोलते हैं उसको, तो पहला एकदम एकदम फ्रेश फ्रेश धागा बाहर आ रहा है। तो वो जो फ्रेश धागा है ना, उसकी तरह ही इसकी जो वॉइस, मतलब इसके उड़ने से जो वॉइस हो रही है, जो म्यूजिक क्रिएट हो रहा है एक तरह से, वो उसी तरह से फ्रेश है जिस तरह से एक नया नया रेशा बनाया गया है। इन क्रिस्प्स ऑफ कर्ल ऑफ वाइल्ड विंच वर्ल एंड पार, देखो इन क्रिस्प, क्रिस्प होता है कि थोड़ा सा ड्राई, थोड़ा सा कड़क, यानी इस तरह की आवाज, क्रिस्पी आवाज बोलते हैं ना, जैसे कि आपने चिप्स खाए, एकदम कड़क कड़क आवाज आती है, एकदम टूटते हैं उस तरह से। तो क्रिस्प ऑफ कर्ल ऑफ,
यानी उसकी पंखों की फड़फड़ाने से ऐसी आवाज आ रही है, मतलब ड्राई प्लस थोड़ी सी कड़कड़ाने सी आवाज, वैसी आवाज। तो उनके पंख फड़फड़ाने से इस तरह से आवाज आ रही है, वाइल्ड विंच वर्ल एंड पार। और इस वॉइस को भी किससे कंपेयर किया गया है? वाइल्ड विंच वर्ल। विंच क्या होती है? एक मशीन होती है जिसके बीच में चक्का होता है, धागा लपटा होता है, मतलब चीजों को खींचने के काम आती है। उसके सहारे से आप दूसरी तरफ पकड़ खींचेंगे तो वो चीज ऊपर उठेगी, मतलब एक इस तरह से रिंग होती है एक तरह से। तो उस मशीन में जब खींचेंगे ना तो उसमें भी इस तरह की साउंड आती है। अ, तो वाइल्ड विंच वर्ल, वर्ल का मतलब वो लपेटा होता है उस पे मशीन में। आपको मैं इसकी फोटो दिखा सकता हूँ, एक मिनट देखिए। हाँ ये देखिए, जैसे ये मशीन दिखाई दे रही है आपको, तो ये जिस तरह से इसके बीच में धागा कॉइल हो रखा है, तो खींचते हैं तो आवाज आती है, एक तरह से वेट उठाने के काम आती है, कुछ खींचने के। तो इस तरह से, इस तरह की मशीन से जिस तरह की आवाज निकलती है, उसी तरह की कह सकते हैं कि उसके पंख के फड़फड़ाने से भी साउंड क्रिएट हो रही है। एंड पावर एंड पेल्ट म्यूजिक, तो एक तरह से टिल नन टू स्पिल और स्पेन, तो लगातार वो वॉइस निकाल रहा है। कौन? स्काईलार्क, वो अपना वॉइस निकाल रहा है, गीत गा रहा है। फड़फड़ाने की आवाज तो अलग आती है, वो अपना वॉइस गीत अलग गा रहा है। पावर एंड पेल्ट म्यूजिक टिल नन टू स्पिल और स्पेंड, मतलब वो जब तक चिल्लाता है, जब तक गाता रहता है, उड़ता रहता है, ऊपर ऊंचाई पर जाता रहता है और गाता रहता है, तब तक कि उसके अंदर वॉइस बचे ही ना। मतलब कहने का मतलब जब तक उसके पास कोई ऐसा हो कि बस उसके गाने की अब लिमिट आ गई है, तब तक वो लगातार गाता रहेगा। उसके अंदर जब तक कुछ ना बचे, यानी संगीत जब तक, जितना संगीत बचा हुआ है जब तक पूरा का पूरा नहीं गा देगा, वो ऊपर उड़ता रहेगा और गाता रहेगा। एंड पावर एंड पेल्ट म्यूजिक का मतलब पूरा उगल देना। टिल नन टू स्पिल और स्पेंड, जब तक कि उगलने के लिए कुछ बचे ही ना। यानी पूरा का पूरा म्यूजिक, पूरी पूरी साउंड सब निकाल देगा, वो गाता रहेगा, उड़ता रहेगा और गाता रहेगा। हाउ दीज टू शेम द शैलो एंड फ्रेल टाउन, हाउ रिंग राइट आउट और सॉर्डेड टर्बिड टाइम। अब देखो, हाउ दीज टू शेम दिस शैलो एंड फ्रेल टाउन, ये टू कौन है? टू यही दोनों, समुद्र और स्काईलार्क, ये दोनों किस तरह से शेम करते हैं, मतलब इनको दिस शैलो एंड फ्रेल टाउन। अब वो अपने कस्बे की बात कर रहा है, मॉडर्निटी की बात कर रहा है कि मॉडर्न जो टाउन्स होते हैं, कस्बे होते हैं, वो कितने खोखले हैं, शैलो, कितने खोखले एंड फ्रेल, कमजोर हैं। मतलब देखा जाए तो क्योंकि वो इंसान के द्वारा ऐसी चीजों, मतलब एक तरह से नेचर के साथ में कॉम्प्रोमाइज करके बनाए गए हैं और नेचुरल लॉज को तोड़ के बनाए गए हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो ये जो टाउन है, आजकल की जो मॉडर्निटी, आजकल की जो दुनिया है ना, वो कितनी खोखली है, कितनी कमजोर है। हाउ दीज टू शेम दिस शैलो, मतलब ये जो स्काईलार्क है और जो समुद्र, ये अपनी एटर्निटी, ये प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, इनकी आवाजें प्राचीन काल से सुनाई दे रही हैं, तो मतलब ये नेचुरल एनवायरनमेंट के प्रतीक हैं, सिंबल हैं। तो ये दोनों किस तरह से शेम फील करते हैं आज के टाउन, यानी आज के मॉडर्निटी पर, आज की दुनिया पे एक तरह से शर्मिंदगी फील करते हैं ये दोनों। हाउ रिंग राइट आउट और सॉर्डेड टर्बिड टाइम, अब ये जो टर्म है ना, रिंग राइट आउट, इसका अर्थ भी कोई एग्जैक्ट मीनिंग आपको मतलब ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। इसको अलग अलग लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। अब रिंग राइट आउट, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, रिंग को आप देख सकते हैं एक प्रोसेस के रूप में, एक चक्र की जहां से शुरुआत हुई घूम के वहीं आ गया। तो रिंग राइट आउट यानी कि अ, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, रिंग राइट आउट और सॉर्डेड टर्बिड टाइम, यानी हमारा आज का, यानी आज के जमाने का सॉर्डेड, सॉर्डेड का मतलब अनप्लेजेंट मान लो आप, सॉर्डेड का मतलब इमोरल मान लो। यानी कि जो आज का अनैतिक और एनवायरनमेंट है, आज का अनैतिक जो टाइम चल रहा है ना, सॉर्डेड टर्बिड टाइम, ये उस कि इतना अनैतिक समय चल रहा है, दुनिया बिल्कुल बेईमान हो चुकी है, डिसऑनेस्ट हो चुकी है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई ईमानदारी कुछ नहीं है। तो इस तरह के समय में, और आज की दुनिया कितनी इमोरल है, तो इस तरह का जो आज का वर्ल्ड है, वो वापस से ठीक होगा। रिंग राइट आउट, रिंग राइट आउट का मतलब है कि वापस से हम उसी समय में चले जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी, जब सब कुछ सही था। रिंग राइट आउट यानी डिस्ट्रक्शन आएगा, एक डिस्ट्रक्शन आएगा, डिस्ट्रक्शन के बाद में पूरा गोल चक्कर वापस घूम जाएगा, हम लौट के वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरुआत की थी। बीइंग प्योर या राइट आउट का अर्थ भी देख लीजिए, यानी रिंग, रिंग को तो उसका प्रोसेस की बात होगी, राइट आउट मतलब ठीक कर देना वापस से, यानी कि वो प्रोसेस आएगा जिससे दोबारा सब चीजें ठीक हो जाएंगी और हम वहीं लौट जाएंगे। बीइंग प्योर वी लाइफ प्राइड केयर्ड फॉर क्राउन, अब वो बता रहे हैं कि आज, आज के जमाने में तो हम क्या कर रहे हैं, हम लाइफ प्राइड एंड केयर्ड फॉर क्राउन, हम किसकी परवाह करते हैं? हम परवाह करते हैं हमारी पावर, हमारी शक्ति की, हमारी मॉडर्निटी की, उसकी परवाह करते हैं। हम जीवन ही ऐसा जी रहे हैं, खोखला जीवन जी रहे हैं, हमारा ध्यान ही पूरा उस फेक डेवलपमेंट, उस फेक मॉडर्निटी की तरफ है। हम लोग एक्चुअली हमारी जो प्रिस्टीन प्योरिटी थी ना, वो तो खो चुके हैं। देखिए, हैव लॉस्ट दैट चीयर एंड चार्म ऑफ अर्थ पास्ट प्राइम, जो अर्थ का पास्ट था, अर्थ का जो
प्राचीन समय था, जब वो प्राइम पे था, मतलब सबसे अच्छा समय था, पास्ट प्राइम हम वो खो चुके हैं। हम उसकी जो चार्म थी ना, उसकी जो चमक थी, उसकी जो अच्छाई थी, वो सब हम खो चुके हैं। जो उस समय की हैव लॉस्ट दैट, उसको पूरी तरह हम खो चुके हैं। यानी अर्थ का जो पास्ट का समय था, जब अर्थ अपने प्राइम पर थी, सबसे अच्छी कंडीशन में थी, हम वो अच्छी कंडीशन खो चुके हैं। आज के समय में हम अपनी मॉडर्निटी के आगे ये सब खो चुके हैं। और मेक एंड मेकिंग ब्रेक आर ब्रेकिंग डाउन। अब देखिए ये जो लाइन है, ये भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग लाइन है। इसके भी मल्टीपल मीनिंग्स है, एब्सर्ड लाइन कह सकते हैं आप इसको, इसके भी कई मीनिंग निकल सकते हैं। अब देखो, और मेक एंड मेकिंग ब्रेक आर ब्रेकिंग डाउन। तो अब समय आ गया है कि आवर मेक की, हमारे द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं, एंड मेकिंग ब्रेक, और कह सकते हैं कि जो हमने जो चीजें बनाई हैं वो तोड़ रही हैं। यानी ये तोड़ती हैं, क्या तोड़ती है? नेचुरल लॉज को तोड़ती है। हम चीजें बनाते हैं और हमारी बनाई गई चीजें नेचुरल लॉज को तोड़ती है। आवर मेक एंड मेकिंग ब्रेक आर ब्रेकिंग डाउन, वो सब चीजें अब टूटने वाली हैं। यानी कि कहने का मतलब, हमने जो कुछ किया है एक नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए, और कह सकते हैं कि एक नेचुरल लॉज को जो तोड़ने के लिए हमने आज तक जो कुछ किया है, हमने जो ये दुनिया बसाई है, ये दुनिया सब ब्रेक डाउन होने वाली है, सब टूटने वाली है। यानी कि वी आर गोइंग टू रिट्रीट टू दी पास्ट। एक तरह से हम पास्ट में जाने वाले हैं। यानी कहने का मतलब, हम उस समय में लौटने वाले हैं जहां से शुरुआत की थी। टू मेंस लास्ट डस्ट ड्रेन फास्ट टुवर्ड्स मेंस फर्स्ट प्लान। तो बता रहे कि इंसान अपनी एक तरह से मिट्टी मिलने वाला है, लास्ट डस्ट। इंसान जहां मिट्टी से शुरू हुआ था और मिट्टी में ही मिलने वाला है। ड्रेन फास्ट टुवर्ड्स मेंस फर्स्ट स्लाइम, यानी इंसान का जो पहला मिट्टी से पैदा हुआ था, फर्स्ट स्लाइम, और वहीं से अब मिलने वाला कहाँ है? लास्ट डार्ट। यानी जहां फर्स्ट मिट्टी से शुरू हुआ था और लास्ट जाके भी मिट्टी में मिलेगा। यानी कि इंसान का अंत हो जाएगा और वो वहीं जाके मिलेगा। कहने का मतलब है कि इस इरा का, इस समय का, इस मॉडर्निटी का, जो फेक मॉडर्निटी हम जी रहे हैं, इसका भी अंत होगा। और हम लोग ये समझेंगे कि ये सब हम गलत तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं, और हमको नेचुरल लॉज को फॉलो करते हुए जीना चाहिए। और हम लोग ये समझेंगे टाइम आते हुए, और हम वापस बैक टू स्क्वायर वन बोलते हैं ना, कि जहां से शुरू किया था हम वहीं पहुंच जाएंगे। एक तरह से इसके दो अर्थ निकल सकते हैं कि, तो एक तो क्रिश्चियन बिलीफ भी है कि एक दिन सब लोग मर जाएंगे और जीसस क्राइस्ट के सामने खड़े पाए जाएंगे। तब वो सबके ऊपर जजमेंट पास करेगा, कौन किसने कितना पाप पुण्य किया है। एक तो ये मीनिंग सीधा सीधा निकलता है, जो कि बिब्लिकल थीम बेस्ड मान सकते हैं आप, बाइबल पर बेस्ड। दूसरी चीज जो निकलती है, वहां पे ऐसे मान सकते हैं कि ये करंट एरा खत्म होगा, ये मॉडर्निज्म खत्म होगी, इंसान समझेगा कि फेक मॉडर्निटी के बेस पे आप, मतलब फेक मॉडर्निज्म में आप नहीं जी सकते। आपको नेचुरल एनवायरनमेंट को, नेचुरल लॉ को समझना पड़ेगा, एनवायरनमेंट की कदर करनी पड़ेगी, अर्थ की कदर करनी पड़ेगी, और उस हिसाब से जीना पड़ेगा। तो एक ये भी बोल सकते हैं कि इस एरा का अंत होगा और इंसान में समझ आएगी, और वो एक नए एरा में एंटर होगा। इसका अर्थ ये भी निकल सकता है। बड़ी कॉम्प्लेक्स पोएम है ये। इसमें काफी ऐसी लाइन्स है जिनका इंटरप्रिटेशन आपको अलग अलग करते हुए लोग मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक और लाइन बताता हूँ यहाँ पे, देखो ये जो थी ना, ये लाइन, रैश फ्रेश रिवाइंडेड। वाइंड का मतलब इंस्ट्रूमेंट्स का ग्रुप भी होता है। रिवाइंडेड का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को वापस लाके इकट्ठा करके जब उनसे म्यूजिक बजाया जाए तो एक नई धुन क्रिएट होगी। तो यहाँ पर इनका अर्थ मतलब टोटल डिफरेंट मीनिंग भी निकल जाता है। परंतु हम लोग इसको एक ज्यादा कॉमनली जो अर्थ समझ सकते हैं, वो ये निकलता है कि भाई उसकी जो वॉइस है ना, वो उतनी फ्रेश है जितनी फ्रेश एक रेशा, जो नया नया रेशा बना होता है, वो अपने गट्ठर में से निकालते हैं, जब जो जैसा फ्रेश होता है वैसा, वैसी उसकी वॉइस है। तो ये पोयम है, इसमें आपने गौर किया होगा या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि देखो इसमें बहुत ज्यादा इलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है। ईयर एंड ईयर अगेंस्ट द शो विद फ्लड एंड फॉल, लो, लल। एलिट्रेशन आप जानते होंगे कि एलिट्रेशन ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आपको अक्सर वर्ड का जो फर्स्ट साउंड निकलती है ना, वो सेम सेम मैच होगी। जैसे लो, लल, एल, एल। फ्लड एंड फॉल, एफ, एफ। फे मतलब हिंदी में बोले तो फ्रीक्वेंटिंग देयर वाइल मून शेल वियर एंड वेंट, वियर एंड वेंट। तो ये बहुत ज्यादा एलिट्रेशन यूज करते थे इनकी। आपको देखो वाइल्ड विंच वर्ल्ड, कितना गजब का एलिट्रेशन है। तो इनकी एलिट्रेशन आपको पूरा भरा पड़ा है, इस पोएम में पूरी भरी हुई है, जगह जगह आपको एलिट्रेशन मिल जाएंगे। तो एलिट्रेशन का ये बखूबी यूज करते थे। स्ट्रेस का, एलिट्रेशन का ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था इनकी पोएट्री में। इसलिए तो स्प्रंग रिदम ऐसा फील होता है कि पोएम में एक वर्ड से दूसरे वर्ड में कूद कूद के जा रहे हैं हम, स्प्रिंग की तरह, उस तरह से है ये। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आप इस पे क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? देखो, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने का एक सिंपल सा तरीका एक तो ये है कि पहले तो आप पोएट के बारे में थोड़ा सा लिख दें, अबाउट द पोएट। फिर आप अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में थोड़ा बहुत लिखें। उसके बाद में आप आते हैं बेसिक थीम्स के बारे में लिखें, कौन कौन सी थीम्स कवर की गई हैं पोएम में।
फिर आप कुछ फिगर ऑफ स्पीच जो आपने नोट किए से इसमें एलिट्रेशन दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर है ना? तो आप ऐसी फिगर ऑफ स्पीच का मेंशन कर सकते हैं, तो उससे हो जाएगा। फिर आप बात कर सकते हैं उसकी लैंग्वेज पर, कि लैंग्वेज किस तरह की है, कॉम्प्लेक्स है, इजी है, किस तरह की, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत उसका मेंशन किया गया है म्यूजिकल नोट्स की तरह, एक तरह से म्यूजिकल मतलब म्यूजिकल फीलिंग आती है पढ़ने पर, तो वो भी है। आप इसमें एक चीज़ और देखेंगे, मतलब जो कि मेन उसमें चाहे थीम में इंक्लूड कर लो और थीम में इंक्लूड नहीं करो तो ऐसे सेपरेट भी यूज़ कर सकते हो, कि मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म और कह सकते हैं कि प्रिस्टी मतलब प्राचीन टाइम, एंशिएंट टाइम, उसके बीच में एक तरह से तुलना की गई है कि नेचुरल लॉज और आज के जो मॉडर्न फेक लॉज है वो किस तरह से हैं, मतलब उनमें डिफरेंस। और इंसान की जो फेक मॉडर्न लाइफ है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। मतलब क्रिटिकल एप्रिसिएशन का कोई फिक्स रूल नहीं है। आप एक तरह से पूरी जो संपूर्ण पोयम है ना, हम उनको बखूबी मेंशन कर सकते हैं, इसकी खूबियों को, कि इस पोयम में किस तरह से फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है, यानी किस तरह से इसकी राइम स्कीम की बात कर सकते हैं। जैसे इसमें एंड, शोर, रोर और वैंड, यानी ए, एंड और वेंड, ये दोनों तो राइम कर रहे हैं, तो ये तो ए और ए कर दिया मार्क, और शोर और रोर को बी बी मार्क कर दिया, तो ए बी बी ए, इस तरह की राइम स्कीम है। तो ये क्लोज्ड राइम स्कीम भी बोलते हैं इसको एक तरह से। ये दो ए के बीच में दो बी फंस गए हैं, तो ये एक तरह क्लोज्ड राइम स्कीम है। तो इस तरह की एनक्लोज्ड राइम स्कीम भी इस्तेमाल की गई है, तो इसके बारे में लिख सकते हैं। तो आपको एक बेसिकली फीचर्स लिखने होते हैं एक पोएम के, कि एक पोएम में आपको क्या क्या गुण दिखाई दिए, वही क्रिटिकल एप्रिसिएशन होती है। तो इस तरह से इस पोएम का आपको आप कह सकते हैं पूरा एक आप क्रिटिकली आप एनालाइज कर पाएंगे फिर उसको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में लिख कर पूछ लेना। सी यू सून।